समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश की प्राप्ति हुई ना, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं में अमृत बांटना जब शुरू किया, तो इसकी खबर लगी एक राक्षस को जिसका नाम था स्वरभानु। तो वो जो राक्षस है, तो उसको पता चला कि भगवान विष्णु धोखे से अमृत देवताओं में बांट रहे हैं, और अमृत एक ऐसी चीज है जिससे अमरता प्राप्त की जा सकती है। कि यदि अमृत का कोई पान कर ले, अमृत अगर कोई पी ले, तो फिर वो मरता नहीं है, अमर हो जाता है। तो स्वरभानु ने देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की ही लाइन में जाकर के बैठ गया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। जब सभी देवी देवता एक लाइन में बैठकर अमृत ग्रहण कर रहे थे भगवान विष्णु से, जिन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया था, तो स्वरभानु नाम का राक्षस भी उसी लाइन में बैठा हुआ था और सूर्य चंद्रमा के बीच में ही बैठा हुआ था। अब ये जो कथा और पुराणों में कहानियां हैं, ये हमें कुछ ना बताना चाह रही होती है, कहानी के रूप में हमें कुछ बताते हैं। ये हमें कहानी के रूप में क्या बता रहे हैं, जिन्हें हम राहु केतु कह रहे हैं, ये हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो हमारे सोलर सिस्टम में राहु और केतु नाम का कोई ग्रह फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। भाई जिस प्रकार से सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल, शनि, गुरु, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, शुक्र, बुध, ये सभी ग्रह हैं, आपको दिखेंगे सोलर सिस्टम में। लेकिन राहु और केतु नाम के कोई प्लैनेट आपको सोलर सिस्टम में दिखेंगे नहीं, विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन फिर ये राहु और केतु क्या है, ज्योतिष में इनका इतना महत्व क्यों है, 9 ग्रहों में राहु और केतु को क्यों काउंट किया जाता है, और इनसे हम क्या क्या हमारे जीवन में देखते हैं। देखिए, वैज्ञानिक रूप से हम कहेंगे तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इन दो प्लैनेट का, लेकिन जो ये कथा हमें कहना चाह रही है कि जिसमें स्वरभानु नाम का एक राक्षस अमृत पीने के लिए देवताओं की लाइन में आकर बैठ जाता है और सूर्य और चंद्रमा उसे पहचान लेते हैं। अब जब हम ज्योतिष में देखें ना, तो सूर्य और चंद्रमा क्या है, सूर्य और चंद्रमा आंखें हैं। राइट आई जो है वो सूर्य है, लेफ्ट आई जो है वो चंद्रमा है। ऑल्सो सूर्य जो है वो हमारी आत्मविश्वास भी है, सूर्य हमारी आत्मा का प्रतीक है। एक्चुअली कहा क्या जाता है कि इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में जितने भी जीव उत्पन्न हुए हैं, उन सभी जीवों में जो आत्मा प्रवेश करती है वो सूर्य से ही प्रवेश करती है, यानी सूर्य की ही एक ऊर्जा है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है, यानी जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को चला करके रख रही है। या इन सभी ग्रहों में कहीं भी यदि जीवन है तो उस जीवन की उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है। तो सूर्य चूंकि आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है, वो विचार का कारक है। तो ये कहानी हमें क्या कहना चाह रही है कि यदि कोई धोखा हो रहा है, क्योंकि क्या है, स्वरभानु नाम का जो राक्षस है वो धोखे से आकर के बैठ गया था देवी देवताओं की लाइन में अमृत को पीने के लिए, और जब तक सूर्य और चंद्रमा उसको पहचानते उसने अमृत पी भी लिया था। लेकिन जैसे ही सूर्य और चंद्रमा को पता लगा कि ये तो राक्षस है, उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दिया। लेकिन जब तक वो अमृत को पी चुका था, अब अमृत वो पी चुका था तो अमर हो गया था, मर नहीं सकता था। तो सिर जब धड़ से अलग हो गया, तो ये जो दोनों सिर और धड़ हैं, जब हम ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो राहु और केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। वो कुंडली में चाहे कहीं भी, जहां राहु होगा उससे 180 डिग्री यानी जस्ट अपोजिट साइड में, जस्ट सामने वाले घर में आपको कौन दिखेगा, केतु दिखेगा। अगर हम यहाँ पे साइंस को इन्वॉल्व करें ना, फिजिक्स को अगर हम यहाँ पे इंक्लूड करें, तो भगवान विष्णु ने जैसे ही सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग किया, तो जब सुदर्शन चक्र ने सर को धड़ से अलग किया तो सर जितने मोमेंटम से जिस डायरेक्शन में गया, धड़ को उतने ही मोमेंटम से उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये साइंस बोलता है। तो यही रीजन होगा कि राहु और केतु एक दूसरे से जस्ट अपोजिट 180 डिग्री रहते हैं, ये कुंडली में जहां पर भी होते हैं। तो अब देखिए, ये जो कहानी हमें ना राहु केतु की फिलॉसफी जो समझा रही है वो क्या है, हमने कहा साइंटिफिक वे में देखेंगे तो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी जो कर रही है, जिस पाथ के ऊपर कर रही है, और चंद्रमा पृथ्वी की जो परिक्रमा कर रहा है वो जिस पाथ के ऊपर कर रहा है, ये दोनों पाथ जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, उन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को
एक को राहु और एक को क्या कहते हैं, केतु कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा का जो कक्ष है सूर्य के चारों ओर, और चंद्रमा की परिक्रमा का जो कक्ष है पृथ्वी के चारों ओर, ये दोनों कक्षाएं एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगी, तो नॉर्थ जो नोड है, उत्तर की दिशा वाली जो नोड है उसे कहते हैं राहु, और दक्षिण की दिशा वाली जो नोड है उसे कहते हैं केतु। तो राहु और केतु का इस तरीके से एग्जिस्टेंस है। अब सर को कहा गया राहु और धड़ को क्या कहा गया, केतु। ये दोनों सर और धड़ है तो एक ही शरीर के दो अंग, तो इनके जो कार्य करने की फिलॉसफी है ना, वो फिलॉसफी जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। लेकिन इन दोनों की जो सिग्निफिकेंसेस है ना वो काफी अलग है। कि जो राहु है, राहु को सर कहा है राक्षस का, केतु को धड़ कहा है। तो अब पहले जब हम राहु को स्टडी करें, तो अब जिसके पास सर है केवल गर्दन से लेकर के ऊपर तक का हिस्सा, वो देख सकता है। और आप देखें कि स्वरभानु जो राक्षस है, जब उसने देवताओं को चकमा दे दिया, देवताओं को धोखा दे दिया, देवताओं को धोखा देकर के वो देवताओं की लाइन में आकर के बैठ गया और कोई उसको पहचान नहीं पाया सिवाय सूर्य और चंद्रमा के, कि वो उनके बीच में जाकर के बैठा हुआ था। और वो भी कितनी देर के बाद, कि जब उसने अमृत पी चुका था तब। तो जब वो देवताओं को धोखा दे सकता है, तो फिर हम आम इंसान क्या चीज है। तो राहु का जो एक बेसिक टेंडेंसी है ना, वो धोखा देने की है, वो भ्रम में रखने की है। तो राहु जहां भी चार्ट में बैठा है कुंडली में, और उसके साथ जो भी ग्रह है, कि कुंडली में हमने जो स्टडी किया, जन्म पत्रिका में हम जो स्टडी करते हैं कि जब भी कोई दो ग्रह कंजंक्शन में होते हैं तो दोनों में एक दूसरे के गुण आ जाते हैं। तो राहु के साथ जो भी ग्रह जाकर के बैठेगा, उस ग्रह में भी राहु के गुण ये अवश्य आएंगे। भ्रम में रखना, माया जाल में रखना, इसलिए राहु को क्या कहा गया है, माया भ्रम, धोखा। तो राहु जो है, क्योंकि राहु सर है और राहु ऑब्जर्व करता है, तो राहु की जो टेंडेंसी है कि जो सिग्निफिकेंसेस है, उन सिग्निफिकेंसेस में क्या आता है कि राहु एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है। राहु जिन ग्रहों के साथ बैठेगा या जिस घर में बैठा होगा ना, सारी की सारी आपकी जो कंसंट्रेशन है ना, वो वही लेकर के जाएगा। अब जैसे सूर्य और चंद्रमा ने जब राहु को पहचाना था, और सूर्य और चंद्रमा के कारण भगवान विष्णु ने स्वर भानु का सर घर से अलग किया था, तो इसलिए राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। इसीलिए जब भी सूर्य और चंद्रमा के साथ में राहु आ जाए या केतु आ जाए, तो उसे हम ग्रहण दोष कहते हैं। अब यहाँ देखिए, राहु जो है वो कई सारी चीजों को लेकर के चलता है। हम कहें कि राहु जो है ना, वो महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा मतलब डिजायर है आपकी। राहु जहां भी होगा ना कुंडली में, वहां आपकी डिजायर होगी। ये क्या क्रिएट करता है, ये डिजायर क्रिएट करता है। भाई 11th हाउस में राहु जाकर के बैठ गया, और 11th हाउस है ही डिजायर्स का हाउस, विश फुलफिलमेंट का हाउस। तो इस व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होती है, और इच्छाएं, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा उसके पहले शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी पहले शुरू हो जाती है। इसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। राहु जहां बैठा है ना, वहां आपकी डिजायर्स का कोई अंत नहीं, या उन ग्रहों की कारक तत्वों को लेकर उनकी डिजायर्स का कोई अंत नहीं है। जैसे हम बात करें राहु की, तो राहु ना भौतिक सफलता भी है। राहु ना अनट्रेडिशनल चीजों को रिप्रेजेंट करता है, विदेशी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जब हम बोलते हैं ना अनट्रेडिशनल, तो भाई जहां आप रह रहे हैं वहां का तो आपका ट्रेडिशन है ही, जैसा है वैसा, वहां का खान पहन पान, वहां का रहन सहन। लेकिन हमने क्या कहा, राहु अनट्रेडिशनल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका क्या मतलब है, जहां रहते हैं, जहां का खान पान है, जहां का रहन सहन है, वहां को छोड़ के कहीं और का, यानी हम क्या कहें, विदेश का। तो इसलिए राहु को विदेश का कारक माना गया है। राहु अचानक से आपको कोई भी चीज दे सकता है, क्योंकि ये राहु और केतु जो है, जहां भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहां चीजें व्यक्ति के साथ में अचानक से होती है, अनसर्टेन होती है ना। अनकन्वेंशनल करियर, अगर 10th हाउस में राहु
बैठ गया या 10th लॉर्ड के साथ राहु बैठ गया, तो इसका व्यक्ति का जो करियर होता है वो भी अनकन्वेंशनल होता है। शनि राहु है तो अनकन्वेंशनल करियर होगा। अनकन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? अनकन्वेंशनल का अर्थ है कि जैसा सब लोग करते हैं वैसा नहीं, कुछ अलग काम आप करो। शनि के साथ राहु जुड़ गया है, कुछ अलग तरीके से आप काम करो। भाई सब लोग जिस तरीके से उस काम को कर रहे हैं, आप उस काम को कुछ अलग तरीके से करके बताओ, तो राहु आपको वहां पे क्या देगा? सक्सेस देगा। भाई राहु जिस भी लॉर्ड के साथ बैठा है, जिस भी घर में बैठा है, उस घर से रिलेटेड और उस लॉर्ड से रिलेटेड चीजों में राहु के कारक तत्वों को आपको यूज करना पड़ेगा। राहु मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी भी है उन सबका कारक है। यानी आपके पास अगर बहुत अच्छे अच्छे मॉडर्न गैजेट्स हैं तो ये राहु की कृपा से। अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से मोबाइल हो गया, एप्लीकेशंस हो गए, कंप्यूटर साइंस हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, इंजीनियरिंग फील्ड हुआ, आईटी इंडस्ट्री हुआ, इसमें अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो ये आप पर राहु की कृपा है। अगर आप इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, जैसे कई लोग होते हैं वो मोबाइल को चलाना इजीली नहीं समझ पाते, या कोई टेक्निकल बात होती है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, आईटी फील्ड से रिलेटेड, तो उनको वो जल्दी समझ में नहीं आती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत समझ जाते हैं। जो लोग तुरंत समझ जाते हैं उनका राहु बहुत सपोर्टिव है इन सब चीजों के लिए। लेकिन जो नहीं समझते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, जिन्हें प्रॉब्लम आती है, इजीली नहीं समझ पाते, उन्हें बहुत ज्यादा समय लगता है समझने में, उनका राहु उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आपका राहु आपको सपोर्ट करता है तो आपको ये सारी चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है। तो राहु जो है ना, हमने कहा कि राहु सर है और केतु धड़ है। तो चूंकि राहु के पास सर है, सोचने के लिए, देखने के लिए आंखें हैं, तो इसलिए राहु जहां होता है वहीं आपका क्या होता है? पूरा फोकस होता है, वहीं आपकी पूरी क्या होती है? डिजायर। लेकिन ये जो डिजायर है ये सिर्फ सर से, यानी कि सिर्फ दिमाग से तो नहीं पूरी की जा सकती, क्योंकि राहु काम करने को बोलेगा किसको? राहु ने जो देखा है वो कहेगा किसको करने के लिए? भैया यदि आपका सर आपके धड़ से अलग कर दिया जाए तो आपके जो हैंड मूवमेंट है, आपके बॉडी पार्ट्स के जो मूवमेंट है, आपकी बॉडी जो भी काम कर रही है वो किसके इंस्ट्रक्शन पे कर रही है? वो आपके ब्रेन के इंस्ट्रक्शन पे कर रही है। आंखें जो देख रही है वो प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस होके दिमाग में जा रहा है और ब्रेन इंस्ट्रक्ट कर रहा है आपकी बॉडी को काम करने के लिए। तो सबसे पहला चीज तो क्या है? किसी चीज को देखना है और उस चीज को देख करके डिसीजन लेना, और वो डिसीजन लेने का काम कौन करता है? दिमाग करता है। और फिर वो इंस्ट्रक्शन देता है आपके किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स को किस काम करने के लिए। भाई आपको भूख लगी है, तो ये इंस्ट्रक्शन पहले कहाँ है? पहले दिमाग में गए कि भूख लगी है, तो वो आपके हाथों को, आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि कुछ खाना है इसको। इसी प्रकार से क्या है? सबसे पहले देखता कौन है? राहु है। और फिर वो काम को करने की कोशिश कौन करेगा? बॉडी करेगी। तो ये दोनों ना लिंक है एक दूसरे से, राहु और केतु। अब राहु जब कुंडली में आपके बर्थ चार्ट में किसी भी पर्टिकुलर कोई प्लेसमेंट हो सकती है, राहु की भी 1 से लेके 12 घर होते हैं, तो हमने पहले राहु के कारक तत्वों को समझना है। तो पहले पूरा डिटेल में इसके ना कारक तत्वों को एक एक जो है उनको समझिए कि राहु जो है ना, राहु का जो एक्सपांशन है, क्योंकि राहु और केतु दोनों वायु तत्व कहा गया है, तो राहु का जो एक्सपांशन है ना वो भी अनकन्वेंशनल है, इनफाइनाइट है। जुपिटर भी एक्सपांशन को रिप्रेजेंट करता है, फैलाव को, और राहु भी एक्सपांशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो जुपिटर का एक्सपांशन है ना वो लिमिटेड है, बट राहु का जो एक्सपांशन है ना वो अनलिमिटेड है। अब ज्योतिष शास्त्र में ऋषि पारशर ने राहु के बारे में क्या कहा है? अर्धकाय महावेद्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम त्वम राहवे प्रणमाम्यहम। यानी अर्धकाय महावीर्यम, आदि है काया जिसकी, महावीर्यम जो महावीर है, महावीर का मतलब क्या? जो वीरों का वीर। अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, चंद्र और आदित्य, आदित्य यानी सूर्य, चंद्रादित्य विमर्दनम यानी कि जो सूर्य और चंद्र को भी ग्रहण लगा दे। त्वम राहवे प्रणमाम्यहम, ऐसे राहु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो जब इतने बड़े तत्वज्ञानी पराशर ऋषि ने राहु के बारे में ये लाइनें लिखी हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि राहु के जो शक्ति है
वो कितनी अधिक है। देखिए कोई भी ग्रह है वो अपनी नैसर्गिक जो भूमिका है वो तो अदा करता ही है, चूंकि राहु नैसर्गिक रूप से एक राक्षस ग्रह है, तामसिक ग्रह है, मैलेफिक प्लैनेट है, तो वो अपनी इस टेंडेंसी को तो नहीं छोड़ता है। लेकिन अगर हम मॉडर्न डे कंटेक्स्ट में बात करें, आज के जीवन शैली को लेकर के बात करें, तो हम आपसे पूछें कि आप सुखी कब रहेंगे, या आप अपने आप को खुश या इंजॉयफुल स्टेट में कब देखेंगे। तो आप में से जो अधिकतर लोग हैं वो यही बात कहेंगे कि भाई मेरे पास बहुत अच्छा घर हो, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, कंफर्ट हो, सभी तरह के मॉडर्न चीजें जो होनी चाहिए वो हो, मॉडर्न गैजेट्स हो मेरे घर में, ठीक है। अब इन सभी जो चीजों का जो कारक है ना, वो कौन है? वो है राहु। वो है राहु कि आपको जो प्रसन्नता प्राप्त होगी, जो आपको खुशी प्राप्त होगी, जिसको हम कहें कि एक एक्सट्रीम स्टेट होती है हैप्पीनेस की, वो आपको तब प्राप्त होगी जब आपके पास में सारी चीजें हों जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ ना कि जब राहु आपका बहुत अच्छे रिजल्ट देने की स्टेट में होगा, तो ही तो आपको ये सभी चीजों की प्राप्ति होगी, अदरवाइज तो आपको कैसे प्राप्ति होगी। कोई व्यक्ति अगर बहुत ही संतुष्टि है, यानी उसको संतोष रहता है, हम केतु के बारे में बात करेंगे लेकिन पहले राहु को हम कंप्लीट करें, कि जो व्यक्ति बहुत ही संतुष्ट रहता है, संतोषी किस्म का है, जिसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, कि वो हर चीज में जो प्रसन्न रहता है, उसका एक अलग हो गया भाई माइंड सेट, वो तो हर चीज में प्रसन्न है, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। जब हम केतु को लेकर के बात करेंगे ना, तो इस बारे में बात होगी। लेकिन जो बहुत डिजायरफुल है, जिसको सब कुछ चाहिए, उसके लिए तो राहु कैसा काम करना चाहिए? अच्छा कार्य करना चाहिए। लेकिन राहु, हमने क्या कहा, राहु विदेश का कारक है, राहु विदेश का कारक है। राहु जहाँ बैठता है ना, वहाँ वहाँ उन चीजों को लेकर के आपका जो एक सोचने का नजरिया होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? मॉडर्न। क्योंकि हमने क्या कहा, राहु क्या रिप्रेजेंट करता है? राहु मॉडर्न वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, वही केतु ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है, पुराना ट्रेडिशन। राहु मॉडर्न को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि राहु आपके 10th लॉर्ड के साथ बैठ गया, या राहु आपकी कुंडली के 10वें घर में जाकर के बैठ गया, तो आप 10वें घर से क्या देखते हैं? प्रोफेशन, जो भी कार्य आप कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, अपने को आपको सरवाइव करने के लिए, अपनी फैमिली को सरवाइव करने के लिए आप जो काम कर रहे हो, अब उस काम में यदि आप राहु के कारक तत्वों को इस्तेमाल नहीं करोगे, तो आप किस प्रकार से सफल होगे? वो इम्पॉसिबल है। अब राहु के कारक तत्व का अर्थ क्या है? कि आप कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ो, आप ऑनलाइन कोई काम करो, आप विदेश में जाके कोई काम करो। 10th लॉर्ड राहु के साथ कंजंक्ट है, या राहु खुद 10वें घर में जाकर के बैठा हुआ। अब राहु 10वें घर में जाकर के बैठा हुआ तो काम की कमी नहीं होने देगा आपको। एक बात राहु में होती है कि जहां वो जिस घर में जाकर के बैठता है ना, उन चीजों को लेकर के आपकी पास में कमी कभी नहीं होती है। यानी कि हमेशा उस चीज के लिए आप दौड़ लगाते रहोगे, भागते रहोगे, क्योंकि राहु आपको भटकाता है, भगाता है, बहुत बहुत दौड़ लगवाता है। 10वें घर में राहु बैठ गया तो आपके पास काम की कमी नहीं होगी। भाई उस काम से आपको पैसा कितना मिल रहा है ये तो आपकी कुंडली का 11वां घर बताएगा, लेकिन काम की कमी नहीं होगी आपको, काम बहुत बिजी रहोगे आप। 10th हाउस राहु, 10th लॉर्ड के साथ में राहु बैठा तो भी सेम सिचुएशन होगी। अगर आप राहु के कारक तत्वों को लेकर के चल रहे हो फिर तो ठीक है। तो राहु ना क्या, हमने कहा राहु ना ह्यूज एक्सपांशन है। मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको ना राहु को समझाता हूँ। राहु अनदेखी ऊर्जा है, राहु और केतु दोनों अनदेखी ऊर्जा है। ये दिखते नहीं, हमने कहा दिखती बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन क्या हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे? दिखता तो वाईफाई भी नहीं है, जिस वाईफाई से आप अभी अपना फोन वगैरह चला रहे होगे, इंटरनेट चला रहे होगे, दिखता तो वाईफाई भी नहीं है, लेकिन वो तरंगे तो हमारे आसपास हमेशा मौजूद है। मोबाइल, कोई कॉल आया, कोई कॉल गया, कोई मैसेज आपने सेंड किया, ठीक है। अब ये सब जो है ये तरंगों पर आधारित है कि नहीं? अब तरंगे तो दिखती नहीं है, लेकिन है तो सही ना। उसी प्रकार से कई चीजों का अस्तित्व है, लेकिन वो विजिबल नहीं होती, वो दिखती नहीं है। तार में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट दिखता थोड़ी है जब तक कि आप छुओगे नहीं, तो फिर पता चलेगा करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा।
तो इसका ये अर्थ नहीं है कि जो दिखता नहीं है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसकी जो ऊर्जा है उसका एग्जिस्टेंस जरूर रहता है, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो दो ऊर्जा बिंदु है, नॉर्थ नोड जिसे हम राहु कहते हैं, साउथ नोड जिसे हम केतु कहते हैं, इनको आज हम समझ रहे हैं। मैंने कहा मैं आपको राहु को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब हम क्या कहते हैं कि सूर्य या चंद्रमा से में से जब भी कोई राहु के साथ आकर के बैठ जाए तो उसे हम ग्रहण दोष कहते हैं। सूर्य को एक अकेला ही ग्रह ऐसा है या ऊर्जा ऐसी है जो ग्रहण लगा सकती है, और तो कोई ग्रहण नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि सूर्य का आकार सबसे बड़ा है, सूर्य से बड़ा कोई ग्रह नहीं है। लेकिन फिर भी जब सूर्य के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य कुछ समय के लिए आंखों से ओझल हो जाता है, अंधकार छा जाता है। यानी कि जब तक चंद्रमा इन्वॉल्व नहीं होता तब तक सूर्य पे भी ग्रहण नहीं लग सकता। उसी प्रकार से चंद्रमा पे भी ग्रहण तब तक नहीं लग सकता जब तक सूर्य इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि सूर्य की जो प्रकाश से पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पे जब पड़ती है तो हम कहते हैं चंद्रमा ग्रहण लगा। और उसी प्रकार से जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो फिर हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा, क्योंकि सूर्य ढक गया। ये तो ठीक है कि सूर्य का ग्रहण कुछ इस प्रकार से हुआ जब चंद्रमा बीच में आ गया, लेकिन आप ये देखिए कि तो एक छाया जो है, चंद्रमा की जो एक छाया है, उसने छाया ने क्या किया, सूर्य को पूरी तरह से ढक दिया। अब जब हम अपने आसमान में देखेंगे ना तो हमें सूर्य और चंद्रमा का जो आकार है वो एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन वास्तव में तो ये आकार बहुत अलग अलग है। सूर्य चंद्रमा की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन पृथ्वी से इन दोनों की दूरी और इनके आकार का जो रेशो है ना, वो कुछ इस तरह से सेट किया हुआ है प्रकृति ने कि आकार में दोनों पृथ्वी से देखने पे एक ही जैसे दिखते हैं। और एक दिन में कार्य करता है और एक रात में कार्य करता है। दिन में हमें जो प्रकाश देता है वो सूर्य है, जो ऊर्जा देता है वो सूर्य है, और रात में हमें जो प्रकाश देता है वो चंद्रमा है, लेकिन वो प्रकाश लेता तो सूर्य से ही। तो आप देखें कि सूर्य को ग्रहण जो है ना, जब ठंड का समय होता है और फॉग होती है, धुंध छाई होती है, तो वो जो पूरी धुंध है ना वो सूर्य को ढक देती है। लेकिन वो धुंध कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है, उस धुंध का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। आप धुंध को ना किसी चीज में बांध के नहीं रख सकते कि लाओ मैंने ये धुंध जो है ना, ये फॉग है, मैंने इसको इस बोतल में बंद कर लिया, ये देखो मेरे पास ये धुंध है, ठीक है, ये फॉग है, इस बोतल में बंद है। आप उसको पकड़ नहीं सकते। धुंध विजिबल तो रहती है आपको, लेकिन उस धुंध में उसके पार क्या है वो भी विजिबल रहता है, एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक तो रहता है। जब बहुत ज्यादा गहरी धुंध हो तो फिर नहीं दिखता है। ठीक उसी प्रकार से वही जो धुंध है ना, फॉग, वही सूर्य को ग्रहण लगाता है। सूर्य छिप जाता है उसके पीछे, फिर नहीं दिखता सूर्य कुछ समय तक, जब तक वो धुंध रहती है। लेकिन वो धुंध आती कहाँ से और जाती कहाँ ये किसी को नहीं पता है। राहु भी तो वही है, आता कहाँ से है जाता कहाँ से किसी को नहीं पता, कहाँ रहता है किसी को नहीं पता। राहु के बारे में किसी को नहीं पता। इसीलिए जो ऐसी कुछ चीजें हैं जो नहीं पता कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, उनको हम राहु से जोड़कर देखते हैं। इसलिए सांप को राहु से जोड़ के देखते हैं। आपको पता है सांप कहाँ रहता है? कहते हैं बिल में रहता है। अब बिल कहाँ है? जमीन के अंदर है। खोद के देखो कहाँ रहते हैं सांप, कहाँ जाते हैं। कभी किसी ने सांप को मरा हुआ देखा? ये ऑटो मतलब नेचुरली डेथ हुई है किसी सांप की? सांप आपके आसपास ऐसे घूमते हैं? कहीं नहीं घूमते। कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, इनके बारे में कुछ पता नहीं। इसलिए सांप को राहु से जोड़कर देखा जाता है। अब भगवान शंकर को देखिए, गले में सांप लेके घूमते हैं, यानी राहु उनके कंट्रोल में है। राहु उनके कंट्रोल में है। तो जब राहु को कंट्रोल करना हो तो आप इसलिए कहते हैं कि भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शंकर की आराधना करो, राहु आपके कंट्रोल में रहेगा। वो सांप उनके कंट्रोल में है, गले में लेके घूमते हैं, कुछ नहीं करता उनको, उनके इशारे से काम करता है। राहु खुद, जिसे हम राहु कह रहे हैं भाई, वो एक ऊर्जा है आपके अंदर की। कौन सी ऊर्जा है? जो आपको भटकाती है। क्योंकि राहु, हमने क्या कहा, राहु भटकाव है। राहु ना बहुत इल्यूशन पैदा करता है। जब व्यक्ति को इल्यूशन होता है ना, भ्रम होता है,
तो उसको लगता है कि मैं इस रास्ते जाऊं, मैं उस रास्ते जाऊं, मैं किस रास्ते जाऊं, मैं किधर जाऊं, मुझे पता नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं। जो व्यक्ति इस स्टेट में होता है ना, तो इसका ये अर्थ है वो एक राहु की नेगेटिव स्टेट में है, राहु की एक नेगेटिव स्टेट में। भ्रम से बचने के लिए, मतलब राहु को पॉजिटिव करने के लिए क्या, भगवान शंकर की आराधना करो, क्योंकि प्रतीक के रूप में आप देखिए भगवान शंकर के गले में होता है सांप। अब जिस प्रकार से सांप को हम देखते हैं राहु से जोड़ करके, बिल्ली को भी राहु से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि बिल्ली भी कहाँ रहती है, उसका कोई घर नहीं होता है, और वो सड़क पर ऐसे घूमते हुए नहीं मिलती, वो छिपी हुई रहती है, छिपके रहती है। राहु इसलिए छिपके रहता है, जो छिपके रहता है उसको राहु से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि वो धोखेबाज है, वो कभी भी आपको धोखा दे देगा, कभी भी आपको भ्रम में डाल देगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। राहु को इस तरीके से समझो। राहु ना बहुत कॉन्शियस है, राहु बहुत फोकस्ड है, राहु इज अ गुड ऑब्जर्वर। अगर आपका राहु बहुत अच्छा है ना, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है। जैसे बुध और राहु का कॉम्बिनेशन, तो बुध क्या है आपका, बुध आपका इंटेलेक्ट है, आपका इंटेलिजेंस है, आपकी ना सोचने और समझने की जो ताकत है ना, वो है बुध। मरकरी, राहु जैसा प्लैनेट जब बुध के साथ बैठता है, और चूंकि राहु बुध को अपना मित्र मानता है। अच्छा, राहु बुध को अपना मित्र क्यों मानेगा, क्योंकि मैंने कहा ना राहु इतना इंटेलिजेंट है, मतलब राक्षस इतना इंटेलिजेंट था कि उसने देवताओं को भी धोखा दे दिया, उनके बीच में जाके बैठा और पता भी नहीं चला उनको। तो ये ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई जासूस है, कोई स्पाई है, तो अगर कोई व्यक्ति जासूस है, स्पाई है, उसका राहु जब तक बहुत अच्छा नहीं होगा, व्यक्ति स्पाई नहीं बन सकता, जासूस नहीं बन सकता, धुरंधर नहीं बन सकता। तो बहुत अच्छा राहु लेकर के बैठे हो तो आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो, भाई पॉजिटिव वे में, हाँ, नॉट इन नेगेटिव वे। यानी राहु वाला व्यक्ति ना आपको किसी भी तरीके से ना मैनिपुलेट कर लेगा, आप उसकी बातों में आ जाओगे, मोहित कर लेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का भी राहु बहुत अच्छा है। अब इसके उदाहरण क्या है, ये हमारी कथाओं में ना हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। जो कालिया नाग था, राहु को हर उस चीज से जोड़ के देखा जाता है जो अनकन्वेंशनली हो, अनट्रेडिशनली हो, जो यूजुअल नहीं हो, जो साधारण नहीं हो, जो असाधारण हो। जैसे जो कालिया नाग है, वो नाग था, सांप था, लेकिन कैसा सांप था, बहुत बड़ा सांप था, उसका साइज बहुत बड़ा था, बहुत मोटा था। यानी जिस प्रकार के साधारण सांप होते हैं, नाग होते हैं, वो वैसा नहीं था, वो बहुत अनकन्वेंशनल था, यानी कि साइज में बहुत ज्यादा अनयूजुअली बड़ा। तो उसे किससे जोड़ के देखा जाएगा, राहु से जोड़ कर देखा जाएगा। तो जो कालिया नाग था, उसने यमुना नदी का पूरा जो पानी था वो जहरीला बना दिया था, काला हो गया था, इसलिए यमुना आज भी काली है। देखो ना, ये जो कथाएं हैं जो हजारों सालों पहले की जो बनी हुई हैं, वो हमें क्या क्या आज भी आप जाके देखेंगे, यमुना नदी जो है वो मथुरा में, वृंदावन में जाके उसका पानी आपको काला ही दिखेगा, बाकी किसी नदियों का पानी आपको काला नहीं दिखेगा। और कालिया नाग जो था, उसने अपने विष से यमुना नदी को के पानी को जहरीला कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण की वो कथा आपको याद है कि वो कूद गए थे यमुना नदी में उस कालिया नाग को मारने के लिए, और फिर उस कालिया नाग को उन्होंने वश में किया था और उसके फन के ऊपर खड़े होकर नृत्य किया था, बांसुरी बजाते हुए, और उसको अपने वश में कर लिया था। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि आपको भी जब राहु को अपने वश में करना हो तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। तो एक तो भगवान शंकर हो गए और दूसरे हो गए भगवान कृष्ण। इसलिए कहते हैं कि जब राहु खराब चल रहा हो, राहु से लेकर के दिक्कतें आ रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो, तो फिर एक मोर पंख क्यों, भगवान श्री कृष्ण को देखिए मोर पंख अपने साथ में रखते थे। मोर पंख साथ में रखने का कारण क्या है, मोर पंख साथ में रखने का कारण है कि आप राहु के इल्यूजन से दूर रहोगे, राहु के भ्रम जाल से, राहु के माया जाल से आप दूर रहोगे। आपको सही सही दिखेगा और गलत गलत, नहीं तो आपको सही को गलत दिखेगा, गलत को सही दिखने लग जाएगा। ये राहु का माया जाल होता है। जब भी राहु चंद्रमा के साथ में बैठता है तो चंद्रमा मन होता है, चंद्रमा पानी का कारक है, जल तत्व है, दूषित जल, जहरीला पानी,
जहरीले विचार, दूषित विचार, चंद्रमा राहु। लेकिन यही चंद्रमा भगवान कृष्ण को भी रिप्रेजेंट करता है। और यदि व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा राहु एक साथ है और वो कृष्ण की आराधना करता है और रेगुलरली भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करता है या अपने साथ में भगवान श्री कृष्ण का फोटो भी रखता है, तो भी उसका राहु उसको प्रॉब्लम नहीं देगा, उसका राहु उसके वश में रहेगा। राहु को वश में रखने का मतलब क्या है? राहु को वश में रखने का मतलब ये है कि आपकी मति, आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में है, आपका मन आपके कंट्रोल में है। तो किसको ग्रहण लगाता है राहु? समझना है, इस थोड़ी फिलोसफी को समझना है ना। सूर्य और चंद्रमा को तो ग्रहण लगाता है ना। चंद्रमा क्या है? मन है ना। चंद्रमा आपके विचार है ना, समझो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना। अगर चंद्रमा यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके विचार, आपका मन आपके कंट्रोल में है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। और चंद्रमा राहु है तो एक बात समझ लो, अगर आपने अपने राहु को बहुत अच्छा करके रखा हुआ है, बढ़िया काम कर रहा है, तो ये चंद्रमा राहु वाला व्यक्ति अपनी विचार से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, उसके अंदर इतनी शक्ति होगी, क्योंकि राहु के पास वो शक्तियां हैं जो किसी और ग्रह के पास नहीं है। 9 में से किसी भी ग्रह के पास नहीं है, बृहस्पति के पास भी नहीं है, वो शक्तियां हैं राहु के पास। ये व्यक्ति अपने विचार से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो भी कर सकता है जो इम्पॉसिबल है। अब आजकल जितने भी काम हो रहे हैं जो इम्पॉसिबल लगते थे कभी, लेकिन जो पॉसिबल है अब, वो बिना राहु की शक्ति के पॉसिबल नहीं। हमने मंगल पे जाने का सोचा, हमने चंद्रमा पे जाने का सोचा, हमने इस स्पेस को एक्सप्लोर करने का सोचा। इसके लिए क्या बनाए? इसके लिए हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाई। और जिस व्यक्ति का राहु बहुत अच्छा है, दैट इज एलन मस्क, उसने ये सब कुछ पॉसिबल करके दिखाया और भविष्य में भी पॉसिबल करके दिखाएगा। तो चंद्रमा राहु वाला जो व्यक्ति है, ये मैनिफेस्टेशन के लिए कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। जो मैनिफेस्ट करोगे, जो आपके मन में आएगा, वो सच हो जाएगा। राहु उसको सच कर देगा, फिर वो भले अच्छा हो या खराब हो। चंद्रमा राहु वाले व्यक्ति को कभी खराब नहीं सोचना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। है तो होता है ऐसा कि वो डिमोटिवेट हो जाता है, वो नेगेटिव सोचने लग जाता है, वो उल्टे सीधे विचार उसके दिमाग में आते हैं। जल तत्व दूषित हो गया ना, आपके शरीर में 80% तो जल ही है, पानी है। राहु आ गया साथ में, दूषित कर दिया, विषैला बना दिया। लेकिन इस विष को अमृत में कैसे कन्वर्ट करें? भगवान श्री कृष्ण, गीता पढ़ो, कृष्ण की आराधना करो, नॉलेज लेकर आओ, मैनिफेस्ट करो। अच्छी चीज है, खराब नहीं। क्योंकि मैंने कहा ना, जो सोचोगे हो जाएगा। वो चंद्रमा राहु वाला व्यक्ति है। सूर्य चंद्रमा, सूर्य और राहु है, तो सूर्य आपकी ना इमेज है, पब्लिक इमेज। सूर्य आपका आत्मविश्वास है। राहु जैसा प्लैनेट है और अगर नेगेटिव काम कर रहा है ये कॉम्बिनेशन, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत डाउन रहता है, उसकी पब्लिक इमेज खराब हो जाती है। पब्लिक में ना वो अकेला सा पड़ जाता है, मतलब कहें कि खो जाता है, लोग उसको पहचानते नहीं। ये कौन है, ये कौन है? ये नेगेटिव, मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सन राहु कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे अगर हम बीएनएन को इंक्लूड कर लें और सूर्य की डिग्री राहु से ज्यादा है, यानी सूर्य राहु को क्रॉस करके आगे चला गया, तो फिर यही कॉम्बिनेशन उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। ये उसको समय के साथ सिखाएगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, कि तुम्हें कैसे रहना है। सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, व्यक्ति को चश्मा लगता है कई बार क्योंकि सूर्य आंखें हैं और राहु ना चश्मा है। तो सूर्य राहु वाले व्यक्तियों को चश्मा लगता है कई बार, क्योंकि राहु ना, हमने क्या, राहु कांच जो है ना, ग्लास मिरर, इसको राहु से जोड़ के देखा जाता है। क्योंकि राहु वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। अभी किसी व्यक्ति को सही नहीं दिख रहा है, ठीक नहीं दिख रहा है, वो एक पर्टिकुलर नंबर का चश्मा लगाता है, उसको ठीक दिखने लग जाता है। अब देखिए, मैं आपको कितनी विचित्र बात बता रहा हूँ कि सूर्य राहु वाला व्यक्ति है कोई, है ना। अब मेरी बात को समझना, इसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। सूर्य को, आंखों को जो है वो सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। चश्मे को, कोई भी चश्मा है या कांच है, मिरर है ना, उसको राहु से जोड़कर देखा जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको बिना चश्मों के ठीक नहीं दिखता है,
आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, नंबर है आपको, दूर का हो या पास का हो। लेकिन जब आप चश्मा लगा लेते तो आपको सब कुछ